जय हिंद दोस्तों, प्रचंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम यूपी पीसीएस आरओ के लिए और यूपी पीसीएस प्री एग्ज़ाम के लिए फुल लेंथ टेस्ट अटेंड करेंगे। इसमें 150 क्वेश्चन है। ये 4 सितंबर का टेस्ट है। इसका मतलब यहाँ पर अगस्त माह तक का करंट अफेयर को कवर किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद, पंथ निरपेक्षता, मूल अधिकारों तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था करता है। बताइए कि इसमें से कौन सा सही है। केवल एक दो दोनों, इसमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका एक और दो दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नीचे लिखे गए राज्यों और जनजातियों के युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। तो युग्म दिए हुए हैं, इसमें से बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। असम, मिरी, नागालैंड, कोन्याक, अरुणाचल प्रदेश, अफ्तानी, मध्य प्रदेश, लंबाडा। तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है बता रहा है। तो असम का मिरी सही है, ठीक है, और नागालैंड का कोन्याक सही है, अरुणाचल प्रदेश अफ्तानी ये भी सही है, और मध्य प्रदेश का लंबाडा नहीं है। लंबाडा जनजाति आंध्र प्रदेश की है दोस्तों। कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की, ठीक है, ना कि मध्य प्रदेश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निहित होता है राज्यपाल में, भारत के निर्वाचन आयोग में, जिला पंचायत राज अधिकारी में या राज्य निर्वाचन आयोग में। आप वीडियो को पॉज कर लें, सोचें और आंसर दें, ठीक है। इसका आंसर होगा राज्य निर्वाचन आयोग में। महाकवि कालिदास की प्रथम नाट्य रचना कौन सी है? मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमो वर्षीयम, कुमार संभवम। तो महाकवि कालिदास की जो प्रथम जो है नाटक है वो आपका है कुमार संभवम, सॉरी मालविकाग्निमित्रम। मालविकाग्निमित्रम ये जो है 5 अंकों का नाटक है। मलव देश की राजकुमारी, क्या नाम है उनका? मलव देश की राजकुमारी का मालविका और मगध के राजा का पुत्र जो जिसका नाम है अग्निमित्र। तो इन दोनों की प्रेम कथा इसमें बताई गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का धान जीन बैंक कहाँ स्थित है? चीन में, फिलीपींस में, जापान में, भारत में। तो ये कहाँ स्थित है? फिलीपींस में, ओके। फिलीपींस में विश्व का धान जीन बैंक स्थित है। जबकि भारत में उड़ीसा के कटक में राष्ट्रीय चावल अनुसंधान है। तो भारत में क्या है? उड़ीसा में जो है कटक, उड़ीसा के कटक में राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा देश तंबाकू उत्पादन में विश्व में प्रथम है? चीन, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो कौन है? चीन। किस देश के द्वारा वैश्विक सुरक्षा पहल का प्रस्ताव लाया गया था? चीन, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत। किस देश द्वारा लाया गया था ये प्रस्ताव? ये लाया गया था चीन के द्वारा, ठीक है। चीन के द्वारा नई वैश्विक सुरक्षा पहल का प्रस्ताव लाया गया था। चीन का मानना है कि अविभाज्य सुरक्षा के सिद्धांत को आगे रखने हेतु वैश्विक सुरक्षा पहल जो है बहुत जरूरी है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? गढ़जात पहाड़ियाँ उड़ीसा, सही सुमेलित नहीं बता रहा है। तो गढ़जात पहाड़ियाँ उड़ीसा, मांडो पहाड़ियाँ महाराष्ट्र, नल्ला मलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश, सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु। तो बताइए कि कौन सी पहाड़ी कहाँ पर नहीं है? या गलत मिलान किया गया है यहाँ पर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा मांडो पहाड़ियाँ। मांडो पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में नहीं है। मांडो पहाड़ियाँ कहाँ हैं? गुजरात में, ठीक है। कहाँ पर हैं? गुजरात में, ना कि महाराष्ट्र में। बाकी गढ़जात पहाड़ियाँ उड़ीसा में, नल्ला मलाई आंध्र प्रदेश और सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु में हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को भारत में प्रारंभ किया गया था अप्रैल 2015 में, मार्च 2015 में, फरवरी 2015 में या जनवरी 2015 में। तो कब शुरू किया गया था? 22 जनवरी 2015। 22 जनवरी 2015 को इसको शुरू किया गया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और कहाँ से? पानीपत हरियाणा से, पानीपत हरियाणा, ठीक है। किसने शुरू किया था? तो मोदी जी ने। निम्न में से कौन डाइसेकेराइड है? लेक्टोस, सुक्रोस, माल्टोस या उपरोक्त सभी। तो इसमें से आपका आंसर होगा जो लेक्टोस, सुक्रोस, माल्टोस ये सभी डाइसेकेराइड है, ठीक है। आंसर डी। मोनोकल्चर एक विशिष्ट लक्षण है व्यापारिक अनाज की कृषि, आजीविका कृषि का, रिले कृषि का या स्थानांतरित कृषि का। मोनोकल्चर किसका लक्षण है? तो ये है स्थानांतरित कृषि का, स्थानांतरित कृषि का
जो लक्षण है वो है मोनोकल्चर। एक बार मोनोकल्चर मतलब एक बार कृषि करना है, एक बार फसल उपजाना, ठीक है। एक बार उपजा लिए फिर अलग भूमि पे उपजाएंगे, तो ये क्या होती है? स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरणशील कृषि सामान्यतः होती है घास के मैदान में, वन में, मरुस्थल में या मैदान में। तो ये कहाँ पर होती है? तो ये होती है वन में। वनों को काट कर ज़मीन जोत कर एक जगह खेती कर लेंगे, फिर वहाँ पे उस राख को वहीं छोड़ देंगे और फिर अलग जाएंगे, वहाँ पर खेती करेंगे। तो ये अधिकतर कृषि जनजातीय लोग करते हैं इस प्रकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग कब गठन हुआ था? 1 फरवरी 1949, 25 फरवरी 1950, 10 जुलाई 1951, 21 मार्च 1952। तो इसका गठन हुआ था बी 25 जनवरी 1950 को। 25 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ था और इसके प्रथम जो निर्वाचन आयुक्त थे अपने, उनका नाम था सुकुमार सेन। क्या नाम था? सुकुमार सेन। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ फसल दिया हुआ, दूसरी तरफ बीमारी। धान, हरित बाल, राई, अरगट, मटर, बुकनी, पाउडरी मिल्ड्यू और चना ये उकठा बिल्ट। तो इसमें से बताइए कि कौन सा किस फसल का रोग नहीं है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ए। ये जो है ये हरित बाल धान का नहीं है बल्कि बाजरा का रोग है। किसका? बाजरा का। और बाकी सब सही है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई? काउंसिल एक्ट 1909, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इसका जो भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई वो हुई गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट 1919 द्वारा। तो ये कब स्थापना हुई थी? 1926 में। कब हुई थी? 1926 में। ठीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 5 सदस्य, 4, 7 या 3। तो अध्यक्ष सहित कुल इसमें 7 सदस्य होते हैं। ये याद रखिएगा। कितने सदस्य होते हैं? 7। ठीक। जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। तो नियुक्ति कौन करता है? केंद्र सरकार। भारत में पहली बार महिलाओं को मतदान का अधिकार प्राप्त हुआ 1921 में, 1930 में, 1935 में या 1952 में? इसका आंसर होगा 1921 में। साल 1921 में बॉम्बे और मद्रास ने महिलाओं को मतदान करने का अधिकार दिया। ठीक है। उसके बाद में 1923 से 30 के बीच 7 अन्य जो प्रांत थे उनमें भी अधिकार महिलाओं को मिल गया। लेकिन अगर पहली बार की बात की जाएगी तो 1921 में पहली बार महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया गया था। कौन संविधानेतर संस्था है? मतलब संविधान जब बनाया गया था तब उस समय संस्था इसको नहीं, संविधान में नहीं डाला गया है। तो संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, नीति आयोग, चुनाव आयोग। तो देखिए जो 3 हैं, लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग और चुनाव आयोग, ये संवैधानिक संस्थाएं हैं, लेकिन नीति आयोग संविधानेतर संस्था है, संविधान में शामिल नहीं है। मानवाधिकार आयोग किसी दोषी को कितने वर्ष की सज़ा दे सकता है? 6 माह का, 7 वर्ष का, 14 वर्ष का या इनमें से कोई नहीं? तो मानवाधिकार आयोग किसी भी व्यक्ति को दोषी होने पर सज़ा देने का अधिकारी नहीं है। यह न्यायालय में या प्राधिकरण में सिफारिश कर सकता है। ठीक है। तो उसको सज़ा न्यायालय ही देगा, लेकिन मानवाधिकार आयोग किसी को सज़ा नहीं देता है। तो इनमें से कोई नहीं। गहीरमाथा में एक संरक्षण योजना चलाई गई वर्ष 1975 में। यह संबंधित है, किससे संबंधित है? द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, लाल पांडा, ओलिव रिडले कछुआ, मगरमच्छ। तो किससे संबंधित है? ओलिव रिडले कछुआ से संबंधित है। ठीक है। और ये कहाँ पर चलाई गई थी? गहीरमाथा, उड़ीसा में। उड़ीसा के गहीरमाथा समुद्र तट पर दुनिया के सबसे छोटे समुद्री कछुओं की प्रजाति में से एक है ओलिव रिडले। तो ये सबसे छोटे कछुए की प्रजाति है। ठीक है। कछुआ की प्रजाति है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थान पद्धति, जिसको इन सीटू, तो इन सीटू एक सीटू के बारे में आप सुने होंगे। एक होता है एक सीटू, इसके बारे में आप सुने होंगे। नहीं है। तो इन सीटू नहीं है, एक सीटू मतलब कोई एक सीटू है इसमें से। तो एक सीटू और इन सीटू होता क्या है? जहाँ पर जब जानवर जहाँ पर रह रहा है वहीं पर उसका संरक्षण और व्यवस्था की कर दी जाए तो इन सीटू होता है। एक सीटू होता है कि उसको वहाँ से हटाकर कहीं अलग एक कृत्रिम रूप से उसके लिए व्यवस्था की जाए तो होता है एक सीटू। ये मोटा मोटा मतलब होता है। ठीक। तो अब इसमें बताइए इन सीटू, एक सीटू को इन सीटू नहीं है। जैवमंडल, वनस्पतिक उद्यान, राष्ट्रीय पार्क या वन्य जीव अभयारण्य। तो इसमें से जो आपका इन सीटू नहीं है मतलब एक सीटू है वो कौन है? बी पार्ट, वनस्पतिक उद्यान। ठीक। वनस्पतिक उद्यान जो होता है यह प्राकृतिक आवासों, ये जो है प्राकृतिक आवास से बाहर ले जाकर इसको संरक्षण किसी जो है संरक्षण करने के लिए जानवरों के रखा जाता है।
इको मार्क प्रणाली कब प्रारंभ की गई? 1972, 1980, 1990, 1991। तो इको मार्क प्रणाली जो होती है यह उपभोक्ता की जो जागरूकता होती है उसको बढ़ाने के लिए यूज की जाती है। भारत सरकार ने पर्यावरणीय अनुकूलन उत्पादों को आसान पहचान के लिए, जिसको हम आसानी से पहचान सकें, उसके लिए ये प्रणाली चालू की थी। कब चालू की थी? 1991 में। इको मार्क प्रणाली 1991 में। निम्न में से कौन असंगत है? सूर्य, विद्युत बल्ब, कांच, ट्यूबलाइट। तो कौन सा इसमें से असंगत लग रहा है आपको? इसमें से असंगत है कांच, क्योंकि और सब क्या देते हैं? ऊर्जा देते हैं। कांच जो है ऊर्जा नहीं देता है, ठीक है, तो इसीलिए असंगत है। किस वृक्ष को पर्यावरण का दुश्मन माना जाता है? चंदन, यूकेलिप्टस, चीड़ और स्प्रूस। तो यूकेलिप्टस को प्रकृति का दुश्मन माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये दलदली स्थानों पर ऑस्ट्रेलिया में बहुत मात्रा में पाया जाता था। ये पानी बहुत सोखता है, तो वहीं का देखा दुनी हमारे यहाँ पर लेकर आए और इंडिया में इतना लगा दिया गया कि ये प्रकृति को ही नुकसान पहुँचाने लगा। निम्न में से कॉमर्स कंपनी नहीं है? IMG, फ्लिपकार्ट, नाइका, स्टैग ओवरफ्लो। तो इसमें से ई कॉमर्स कंपनी कौन सी नहीं है? स्टैग ओवरफ्लो। स्टैग ओवरफ्लो एक IT शिक्षा से संबंधित एक वेबसाइट है। IT शिक्षा से संबंधित ये वेबसाइट है। बाकी नाइका, फ्लिपकार्ट, IMG ये आप जानते हैं, यूज करते होंगे ई कॉमर्स के लिए। शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है 21%, 50%, 78%, 27%। तो शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा 78%। ऑक्सीजन की मात्रा होती है 20.95%। और इसके बाद होता है आर्गन, और उसके बाद होता है कार्बन डाइऑक्साइड। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को कहते हैं क्वांटम संख्या, परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान या समभारिक। तो क्या कहते हैं? इसको कहते हैं परमाणु क्रमांक। जितने नाभिक में जितने प्रोटॉन होंगे वो जो है प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक होती है। नाभिक में प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन, तो इन दोनों की जो संख्या होती है वो होती है द्रव्यमान संख्या, ठीक है। क्वांटम संख्या क्या होती है? तो स्पेक्ट्रम रेखाओं की सूक्ष्म स्थिति तथा इलेक्ट्रॉन की ठीक ठाक समझाने हेतु प्रयोग जो की जाती है तो वो जो है क्वांटम संख्या होती है। संभारिक क्या होते हैं? जब जो है कई तत्वों के द्रव्यमान संख्या समान होती है विभिन्न परमाणु का, लेकिन उनके जो है परमाणु क्रमांक अलग होते हैं। परमाणु क्रमांक अलग होगा और द्रव्यमान संख्या बराबर होगी तो उनको क्या कहा जाएगा? संभारिक कहा जाएगा। एंथ्रोलॉजी संबंधित है पुष्पों का अध्ययन, फलों का अध्ययन, मछलियों का अध्ययन, पक्षियों का अध्ययन। तो एंथ्रोलॉजी जो है ये कहलाता है किसका अध्ययन? पुष्पों का अध्ययन, ठीक है। किसका अध्ययन कहलाता है एंथ्रोलॉजी? पुष्पों का। एंथ्रोलॉजी पुष्पों का अध्ययन होता है। पक्षियों के अध्ययन को हम लोग कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, ठीक है। मछलियों का जो अध्ययन होता है इसको कहते हैं इक्थियोलॉजी। क्या कहते हैं? इक्थियोलॉजी, ठीक। और जो फलों का अध्ययन होता है इसको कहते हैं पोमोलॉजी, पोमोलॉजी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस हार्मोन की अधिकता से व्यक्ति का शरीर भीमकाय व एक्रोमिगली रोग से ग्रसित हो जाता है? LTH हार्मोन, ADH हार्मोन, STH हार्मोन या ACTH हार्मोन? तो STH हार्मोन। STH हार्मोन जो होता है इसकी अधिकता से एक्रोमिगली रोग या शरीर का भीमकाय हो जाना होता है। ये जो है जो हमारा ये जो थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन, थायराइड ग्रंथि अपने अंदर से जो हार्मोन का स्राव करती है जब ज़्यादा हो जाता है तब ये रोग होता है। काली खांसी से मानव शरीर का प्रभावित होने वाला अंग है फेफड़ा, श्वसन तंत्र, आंत, तंत्रिका तंत्र। तो काली खांसी से क्या प्रभावित होता है? कौन सा अंग मानव शरीर का? तो वो होता है श्वसन तंत्र, ठीक है। काली खांसी से श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। हीमोफिलस, ठीक है, हीमोफिलस परटूसिस नामक जीवाणु, याद रखिएगा, हीमोफिलस परटूसिस नामक जीवाणु से काली खांसी होती है। इसमें लगातार खांसी आती रहती है। तो इस जो है जीवाणु का नाम याद रखिएगा, क्या नाम है? हीमोफिलस परटूसिस। और काली खांसी होती किससे है? जीवाणु से। तो ये भी याद रखिएगा क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, किस समिति ने पहली बार सक्षम साइबर सुरक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर बल दिया? काकोदकर समिति, अहलुवालिया समिति, NR कृष्णन, कारगिल समीक्षा समिति। तो ये जो है कारगिल समीक्षा समिति, कारगिल समीक्षा समिति इसका आंसर होगा, जिसने सबसे पहली बार सक्षम साइबर सुरक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की बात की थी। इसरो द्वारा मानव युक्त गगनयान मिशन हेतु एक अर्धमानवीय रोबोट लॉन्च किया गया है। उसका क्या नाम है? व्योममित्र पिक एंड प्लेस रोबोट
एक्सोस्केलेटन जोजो, तो इसका क्या नाम है? इसका नाम है व्योम मित्र। जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं। श्रव्य तुरंत सुनाई देता है लेकिन दृश्य बाद में दिखाई देता है, क्योंकि दृश्य को कुछ अभ्यास समय चाहिए। दृश्य तुरंत प्रारंभ हो जाता है लेकिन श्रव्य बाद में सुनाई देता है, क्योंकि ध्वनि प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलती है। यह टीवी के ब्रांड पर निर्भर करता है। तो इसमें से बताइए कि कौन सा सही है? तो इसमें सही है श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं। टीवी का स्विच ऑन करने पर श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं, क्योंकि ध्वनि की प्रकाश, देखिए होता क्या है कि हमें पहले दिखाई देना चाहिए और बाद में सुनाई देना चाहिए। लेकिन जो टेलीविज़न वाले कंपनियां होती हैं तो ये टेलीविज़न में ऑडियो सिंक्रोनाइज़र लगा देती हैं। क्या लगा देती हैं? ऑडियो सिंक्रोनाइज़र, ठीक है, सिंक्रोनाइज़र। तो ये क्या करता है? ये ध्वनि और दृश्य के बीच में जो त्रुटि होती है उसको दूर कर देता है और दोनों साथ में हमको दिखाई और सुनाई देते हैं। तो ये आंसर हो गया इसका। नासा के किस अंतरिक्षयान ने चंद्रमा पर जल के होने की पुष्टि की है? आर्यन, जेमिनी, सोफिया, मर्क्यूरी। तो किसने की है? सोफिया ने की है। सोफिया ने बताया था कि चंद्रमा पर पानी है। सोफिया है इसका फुल फॉर्म है स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी ऑफ इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। तो ये नासा के द्वारा छोड़ा गया था और ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित चांद की सतह पर पानी की खोज इसने की थी। चंद्रा एक्सरे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है? चंद्रा एक्सरे। तो चंद्रशेखर वेंकट रमन, जगदीश चंद्र बोस, प्रफुल्ल चंद्र राय या सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। तो किसके नाम पर रखा गया है? इसका नाम रखा गया है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी के नाम पर रखा गया है। ये कहाँ पर स्थापित किया गया? तो कोलंबिया में, ठीक है। कोलंबिया से 23 जुलाई 1919 में इसको स्थापित किया गया था, ठीक। 23 जुलाई 1999 में स्थापित किया गया था। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से कौन अपने बेटे के साथ भौतिकी के नोबेल पुरस्कार का सह विजेता था? मैक्स प्लैंक, अल्बर्ट आइंस्टीन, विलियम हेनरी ब्रैग और एनरिको फर्मी। तो इसमें से अपने बेटे के साथ नोबेल पुरस्कार किसने साझा किया था? दोनों को, बेटा और बाप को दोनों को नोबेल पुरस्कार एक साथ में दिया गया था। तो ये हुआ था विलियम हेनरी ब्रैग के साथ कब? 2015 में। 2015 में इनके बेटे को और इनको दोनों को एक साथ नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किस क्षेत्र में? तो भौतिकी क्षेत्र में दिया गया, भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित करना है। रिवाल्वर, एक तरफ सूची दी हुई है, इसके तरफ रिवाल्वर, डायनामाइट, शीतलता और दाब का नियम। दूसरी तरफ एल्फ्रेड नोबल, पास्कल, कोल्ट, न्यूटन के नियम। तो इसमें से बताइए कि कौन सा किससे मिलान किया जाएगा। ओके, कौन सा सही? तो रिवाल्वर की खोज किसने की थी? सैमुअल कोल्ट ने, ठीक है। तो सैमुअल कोल्ट ने इसकी खोज की थी रिवाल्वर की। डायनामाइट एल्फ्रेड नोबल, आप सब जानते हैं। शीतलता जो है वो न्यूटन का नियम, और दाब का नियम क्या है? पास्कल ने दिया था दाब का नियम, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका डी पार्ट। 21वीं शताब्दी में कौन सी तकनीकी युक्ति लघु रूपण में कमाल कर सकती है? परमाणु लेजर तकनीकी, नैनो तकनीकी, आवास अनुवांशिकी तकनीकी, ठीक है। इसको जो है आवासानुवांशिकी तकनीकी और जल संवर्धन, ठीक है। तो इसमें से, इसको बोलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। तो इसमें से कौन सा सही होगा? इसमें से आपका सही होगा नैनो तकनीकी। ओके, नैनो तकनीकी। वाटर जेट तकनीकी का उपयोग किया जाता है सिंचाई में, खदानों के वेधन में, अग्निशमन में, भीड़ यंत्र में, ठीक है, भीड़ नियंत्रण में। तो इसमें से बताइए कि कब किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है अब खदानों में, ठीक। खदानों को जो है, आपने कभी कभी, हम आपको बता रहे हैं कि जो है आपने देखा होगा वीडियो या शॉर्ट में, बहुत तेज़ी से एक प्रेशर से पानी को निकाला जाता है और उससे आपको टाइल्स काटते हुए, लोहा काटते हुए लोग दिख जाएंगे, शॉर्ट वीडियो यूट्यूब पे, ठीक है। तो वही तकनीकी है जो इसको खदानों में भी यूज किया जाता है, खदानों को, चट्टानों को काटने में। उच्चतर तापमानों पर रासायनिक अभिक्रिया तीव्रतर हो जाती है, उच्चतर तापमानों पर आणविक गति और द्रुत हो जाती है। इसमें से बताना है कथन और कारण में से कि दोनों सही हैं, और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है, ए आर दोनों सही हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है, ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो ये बात दोनों सही हैं और कारण जो है कथन का स्पष्टीकरण सही करता है। लोहा जिससे प्राप्त किया जाता है वह है चूने का पत्थर, पिच ब्लेंड, मोनोजाइट रेत या हेमेटाइट। तो लोहा कहाँ से प्राप्त किया जाता है? हेमेटाइट से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। लोहा हेमेटाइट से प्राप्त किया जाता है
और मोनाजाइट से रेत, मोनाजाइट की रेत, तो मोनाजाइट रेत से थोरियम प्राप्त होता है। ठीक, मोनाजाइट रेत से क्या प्राप्त होता है? थोरियम। अब आप बताएंगे कि थोरियम का उपयोग कहाँ किया जाता है, थोरियम का क्या उपयोग है। ठीक है, और पिच ब्लेंड जो है यहाँ से यूरेनियम प्राप्त किया जाता है। यूरेनियम, यूरेनियम का क्या उपयोग है ये भी बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है? बैकेलाइट, पॉलीएमाइड, टेफ्लॉन या पॉलीयूरेथीन। तो इसमें से बताइए कि कौन सा सही है जो बुलेट प्रूफ वस्त्र के लिए प्रयोग किया जाता है। तो बुलेट प्रूफ वस्त्र के लिए प्रयोग किया जाता है पॉलीएमाइड, पॉलीएमाइड। ठीक है, इसी को जो आम बोल भाषा में क्या कहते हैं? केवलर, केवलर। ठीक, सूची फर्स्ट सूची सेकंड के जो है मिलान करना है। एक तरफ राज्य दिया हुआ है, दूसरी तरफ राजधानी। असम, मिजोरम, गुजरात, मणिपुर, गांधीनगर, इम्फाल, दिसपुर, आइजोल। ओके, तो असम की राजधानी क्या है? दिसपुर, असम की दिसपुर। मिजोरम की राजधानी क्या है? तो मिजोरम की राजधानी आइजोल। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। ठीक, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा बी। भोजन का विषाक्त होना जिसे बाटुलिज्म कहते हैं, तो बाटुलिज्म किस स्पीसीज से संदूषण से उत्पन्न होता है? किस स्पीसीज के संदूषण से उत्पन्न होता है बाटुलिज्म? ठीक है, एजोटोबैक्टर, लैक्टोबैसिलस के, क्लास्ट्रिडियम के या राइजोबियम के। तो इसमें से बताइए कि किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो ये होता है क्लास्ट्रिडियम के। क्लास्ट्रिडियम संदूषक से, ये क्लास्ट्रिडियम एक स्पीसीज है। ठीक है, संदूषक जो फैलाते हैं तो उसी की, तो इसी से बाटुलिज्म जो है शुरू हो जाता है। विषाक्त होना खाना का शुरू होता है, खाना खराब होना शुरू हो जाता है क्लास्ट्रिडियम से। ठीक, वातोत्माद हिस्टीरिया रोग सामान्यतः किस वर्ग से में होता है? विवाहित महिलाएं, बूढ़ी महिलाएं, जवान महिलाएं या जवान पुरुष और महिलाएं। तो ये रोग होता है हिस्टीरिया किसमें? जवान महिलाओं को होता है, शादी से पहले। ठीक, हिस्टीरिया रोग जो है ये शादी से पहले जवान महिलाओं को होता है, लड़कियों को जिनकी शादी नहीं हुई रहती है, और जब शादी हो जाती है तो ये रोग अपने आप ठीक हो जाता है। ओके, इसमें होता क्या है कि घबराहट, बेचैनी और बेहोशी के लक्षण जो लड़कियां होती हैं उनमें बनी रहती है। घबराहट, बेचैनी और बेहोशी के लक्षण, इसको कहते हैं हिस्टीरिया। कौन सा जीवित ऊतक उच्च वर्गीय पौधों में जैव पोषक वाहक का कार्य करता है? जाइलम, फ्लोएम, कोर्टेक्स या एपिडर्मिस। तो जो है बी पार्ट इसका सही होगा, फ्लोएम। ठीक, फ्लोएम और जाइलम पौधों में दो ये जो है पोषक होते हैं। इसमें क्या होता है? ये पोषण फैलाते हैं, पोषण देते हैं पूरे। तो जाइलम क्या होता है? जड़ से लेकर पोषण पत्ती तक फैलाता है, और फ्लोएम जो होता है वो पत्ती से लेकर पोषण जड़ तक फैलाता है। ठीक है, तो ये दोनों का कार्य होता है पौधों में। वनस्पति विज्ञान में आप पढ़ेंगे। धूपगढ़ चोटी स्थित है सतपुड़ा रेंज में, मैकाल रेंज में, विंध्य रेंज में या इनमें से कोई नहीं। तो धूपगढ़ चोटी जो है कहाँ पर है? सतपुड़ा रेंज में। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर। अगला क्वेश्चन है, हमारे सौर परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी सघनतम है। पृथ्वी के संगठन में मुख्य तत्व सिलिकॉन है। सूर्य में सौर परिवार के द्रव्यमान का 75% अंतर्विष्ट है। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का 190 गुना है। कह रहा कौन सा कथन सही है? तो ये सही है कि हमारे सौर परिवार में सबसे सघनतम जो है पृथ्वी है। ठीक है, घनत्व सबसे ज़्यादा पृथ्वी का ज़्यादा है जितने ग्रह हैं। भारतवर्ष के पश्चिम तटीय निम्नलिखित शहरों पर विचार कीजिए। जंजीरा, कन्नूर, नागरकोइल, सिंधुदुर्ग। उत्तर से दक्षिण इन नगरों का सही क्रम क्या होगा? तो बताइए। तो देखिए भैया, जो जंजीरा और सिंधुदुर्ग हैं ये आपको महाराष्ट्र में ही मिल जाएंगे। जंजीरा और सिंधुदुर्ग कहाँ मिल जाएंगे? महाराष्ट्र में मिल जाएंगे। ठीक, जंजीरा है रायगढ़ महाराष्ट्र में, और सिंधुदुर्ग ये खुद ही जिला है कहाँ का? महाराष्ट्र का। ठीक, तो ये दोनों हो गए। अब महाराष्ट्र के बाद आप नीचे आएंगे तो कन्नूर जो है आपको केरल में मिलेगा, केरल में कन्नूर मिलेगा। और नागरकोइल ये कहाँ पर है? तो ये तमिलनाडु कन्याकुमारी में है, तमिलनाडु में। तो आप जान गए कन्याकुमारी की बात आती है कि सबसे साउथ में पड़ जाएगा केरल, फिर उसके बाद ठीक है, और रायगढ़ और सिंधुदुर्ग। ठीक, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा कि जंजीरा, सिंधुदुर्ग, कन्नूर और नागरकोइल। ठीक है, डी पार्ट 1, 4, 2, 3। सूची फर्स्ट सूची सेकंड का मिलान करना है। एक तरफ पर्वत दिया हुआ है, दूसरी तरफ देश दिए हुए हैं। तो कौन सा पर्वत किस देश में पाया जाएगा? अलेघनी संयुक्त राज्य अमेरिका का है, यूएसए का।
कैंटाब्रियन, कैंटाब्रियन स्पेन का है। एलबुर्ज पर्वत कहाँ का है? तो ये आपको ईरान में मिलेगा। और मैकेंजी कनाडा का है। ठीक, आपका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायिक कोशिका न्यूक्लिय अंतरण प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग क्या है? जीव डिंबनाशी का उत्पादन, जैव निम्नीकरणीय प्लास्टिक का निर्माण, जंतुओं की जननीय क्लोनिंग, रोगमुक्त जीवों का उत्पादन। तो इसका क्या है आंसर? जंतुओं के जननीय क्लोनिंग। हाल ही में वैज्ञानिकों ने उस प्रोटीन की खोज कर ली है जो मस्तिष्क के खतरनाक रोग अल्जाइमर को उत्पन्न करता था। तो उस प्रोटीन की खोज कर ली है, तो वो क्या नाम है उसका? एमिलाइड मोनोप्रोटीन, एमिलाइड मल्टीप्रोटीन, एमिलाइड प्रीकर्सर प्रोटीन या एमिलाइड लेप्टिक प्रोटीन। तो उसका नाम है एमिलाइड प्रीकर्सर प्रोटीन, एमिलाइड प्रीकर्सर प्रोटीन। इसको याद रखने का ट्रिक है कि कर्सर जो होता है कंप्यूटर में, कर्सर जो तीर जैसा बना रहता है, ये हम हमेशा कंप्यूटर में पूरे स्क्रीन पर इधर उधर घुमाया करते हैं। तो जो अल्जाइमर के रोगी होते हैं, ये जो है चीज़ों को भूलते बहुत जल्दी हैं, हर एक चीज़ को भूल जाते हैं। तो मतलब इनके दिमाग में भी कर्सर चला करता है जो किसी भी चीज़ को याद नहीं रखने देता। तो ये याद रखने का ट्रिक है एमिलाइड प्रीकर्सर प्रोटीन। ठीक, कोयले के बृहद सुरक्षित भंडार होते हुए भी भारत क्यों मिलियन टन ऑफ कोयला का निर्यात करते हैं? भारत, तो इसका जो है आप देख लीजिए डिस्क्लेमर, सॉरी, कि इसका पॉइंट देख लीजिए क्या क्या बताया। भारत की यह नीति है कि वह अपने कोयले के भंडार को भविष्य के लिए सुरक्षित रखे और वर्तमान उपयोग के लिए इसे अन्य देशों से आयात करे। भारत के अधिकतर विद्युत संयंत्र कोयले पर आधारित हैं और उन्हें देश से पर्याप्त मात्रा में कोयले की आंतरिक आपूर्ति नहीं हो पाती। इस्पात कंपनियों को बड़ी मात्रा में कोक कोयले की आवश्यकता पड़ती है जिसे आयात करना पड़ता है। तो इसमें से बताइए कि कौन सा सही है? केवल 1, 2 या 3, 1 और 3 या 1, 2, 3। ठीक है, तो इसमें से आपको सही मिलेगा 2 और 3। अधिकतर विद्युत संयंत्र जो है कोयले पर आधारित हैं, जिसके लिए कोक कोयला चाहिए, जो कि भारत में इसकी कमी है। ठीक, तो इसलिए इसको आयात करना पड़ता है। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? लाल मृदा, काली मृदा, जलोढ़ मृदा, चूनेदार मृदा। तो कौन सी? जलोढ़ मृदा है जो सबसे उपजाऊ मृदा है। संत घासीदास के पिताजी का क्या नाम था? संत घासीदास जी के नाम पर एक जो है टाइगर रिजर्व बनाया गया है। अब आप बताएंगे कि इनके पिताजी का क्या नाम था? तो इनके पिताजी का नाम था, गुरु घासीदास जी के, इनके पिताजी का नाम था महंगू दास। क्या नाम था? महंगू दास। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र स्थित है त्रिची में, भुसावल में, सहारनपुर में या पुणे में। तो कहाँ पर है ये? त्रिची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट पर चढ़ने में सफल हुई? बिछेंद्री पाल, डिक्की डोलमा, संतोष यादव, पीटी उषा। तो बिछेंद्री पाल। ठीक है, इनको एवरेस्ट जगह चढ़ने में 1984 में सफलता प्राप्त थी, 1984। निम्न में से किस राज्य में टिन अयस्क का प्रमुख भंडार है? असम, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल। आंसर होगा छत्तीसगढ़। भारत का ये एक ही मात्र राज्य है जहाँ पर टिन उत्पादक राज्य है ये। ठीक, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड लेख किसने लिखा है? तो ये अरविंद घोष, ए वो ह्यूम, जी के गोखले, बी जी तिलक। तो अरविंद घोष। जी के गोखले को अपना राजनीतिक गुरु कौन मानता था? ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्न में से कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? संगमरमर, क्वार्टजाइट, स्लेट व ग्रेनाइट। तो कौन? ग्रेनाइट। ठीक, ग्रेनाइट जो है रूपांतरित चट्टान नहीं है। नेक्स्ट है, कथन और कारण दिया हुआ है। तो तिथि निर्धारक रेखा पर ग्रीनविच से 12 घंटे का अंतर है। तिथि निर्धारक रेखा 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है। ये आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सत्य है, आर असत्य है, आर सत्य है, ए असत्य है। तो इसमें से आंसर होगा आपका ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। जो तिथि निर्धारक रेखा है ये 180 डिग्री देशांतर रेखा पर स्थित है। ठीक है, जो तिथि निर्धारक रेखा है ये ग्रीनविच से 12 घंटे के अंतर पर है, क्योंकि ग्रीनविच जो है 0 डिग्री देशांतर पर है। ठीक, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करना है। एक तरफ ज्वालामुखी है, एक तरफ देश है। तो कौन सा ज्वालामुखी किस देश में है ये बताना है। तो एटना कहाँ की ज्वालामुखी है? इटली की। पैरीकुटिन ताल कहाँ की ज्वालामुखी है? फिलीपींस की। ठीक है, अब पैरीकुटिन और माउंट रेनियर में से आपको बताना है कि कौन कहाँ की ज्वालामुखी है। तो माउंट रेनियर यूएसए की है। माउंट रेनियर कहाँ की है? यूएसए की है। और पैरीकुटिन कहाँ की है? ये आपकी है मेक्सिको की। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी पार्ट। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर
निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? जहांगीर का, शाहजहां का, औरंगजेब या दारा शिकोह का? तो इसमें मिलता है जहांगीर का लेख। ठीक। ऋग्वेद के मूल लिपि थी, ऋग्वेद की मूल लिपि देवनागरी, खरोष्टी, पाली भाषा या ब्रह्मी? तो जो ऋग्वेद लिखा गया है वो ब्रह्मी लिपि में लिखा गया है। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहाँ पर गौतम बुद्ध पैदा हुए थे। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था। गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो बोध गया में जो बोधि वृक्ष लगा हुआ है वो क्या चीज़ दर्शाता है? ये दर्शाता है गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, इसी वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था। कितने वर्ष इनकी तपस्या चली थी? तो 6 वर्ष तक इनकी तपस्या चली थी। 29 साल में घर छोड़ा था, 6 वर्ष तक तपस्या किया और हो गए 35 साल के। तो 35 साल में इनको ज्ञान मिला। ठीक है, जो कह रहा है कि बुद्ध पैदा कहाँ हुए थे? तो ये लुम्बिनी में, लुम्बिनी में। ठीक है, प्रथम प्रवचन कहाँ दिया? तो सारनाथ में। और मृत्यु कहाँ हुई? तो ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि बुद्ध जी की मृत्यु कहाँ हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित और आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था, उसका क्या नाम था? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी? मोहम्मद बिन तुगलक। ये बहुत ही पढ़ा लिखा, सबसे जो मतलब सल्तनत काल जो चली है इसमें सबसे पढ़ा लिखा, सबसे ज्ञानी व्यक्ति यही था। लेकिन सबसे ज़्यादा फेलियर भी इसी ने पेश की जो है देखा, क्योंकि जितने भी कार्य करने जाता था सब गड़बड़ी हो जाते थे। इसके द्वारा ली गई जितनी भी जो भी ये फैसला करता था राज्य की अच्छाई के लिए, वो सब गड़बड़ ही बाद में ठहरता था। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? लखनऊ समझौता पैक्ट, द्वैध शासन प्रवर्तन, रौलेट अधिनियम, बंग भंग। तो बंग, तो इसको जो है आपको बताना है कि कौन सा कब हुआ था, एक कालक्रम में लगाना है। लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? 1916। द्वैध शासन प्रवर्तन, तो द्वैध शासन प्रवर्तन कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1919 में। रौलेट एक्ट ये कब आया था? तो ये भी मार्च 1919 में, 1919 में। और बंग भंग कब हुआ? तो ये 1905 में। अब आप बता दीजिए कि कौन सा सही होगा। तो इसमें से आपका सही हो जाएगा बी पार्ट। अगला क्वेश्चन है भारत की स्वतंत्रता से संबंधित निम्न कथनों पर कौन सा सही नहीं है? रौलेट एक्ट से सार्वजनिक रोष की एक लहर उमड़ी, जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग कांड हुआ। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक गठित किया था। भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। 1921 में कराची के कांग्रेस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौता का विरोध हुआ। एक सेकंड रुकिए जरा। तो इसमें जो है आपका कह रहा है कि सही नहीं है, तो सही नहीं है। 1931 में गांधी इरविन जो समझौता हुआ था इसको पेश किया गया और इसको जो है अपनाया गया कांग्रेस द्वारा। ठीक है, अपनाया गया मतलब इसको मान्यता दी गई, इसको मान लिया गया। जबकि यहाँ पर लिखा है समझौते का विरोध हुआ, तो विरोध नहीं होता, ये गलत हो जाएगा। ताम्रश्र काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह दफनाते थे? उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम, दक्षिण से उत्तर की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर? तो ये जो है महाराष्ट्र की बात जहाँ तक कीजिए तो ये उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है, जैसे अपने यहाँ उत्तर भारत में लिटाते हैं उत्तर से दक्षिण, उत्तर तरफ सर रहेगा और पैर रहेगा दक्षिण तरफ। ठीक है, ऐसे महाराष्ट्र में होता था। दक्षिण भारत की जहाँ तक बात की जाए, सॉरी पूर्व से पश्चिम की बात जो की जाए तो ये दक्षिण भारत में होता था, दक्षिण भारत में। ठीक, ताम्रश्र काल में औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों का विजय किया था वह राज्य कौन कौन से थे? अहमदनगर बीजापुर, बीदर बीजापुर, गोलकुंडा अहमदनगर। तो इसमें से कौन सा राज्य था? तो बीजापुर और गोलकुंडा, सॉरी बीजापुर और गोलकुंडा। ठीक है, और 1656 में गोलकुंडा, 1656 में गोलकुंडा और 57 में बीजापुर, 1657 में बीजापुर को जीता था इसने। ठीक है, नेक्स्ट है मिलान करना है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का। जतिन दास, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, कल्पना दत्त। किसी को इसमें से फांसी हुई थी? मुठभेड़ के दौरान कौन मर गया था? भूख हड़ताल से कौन मरा था? और आजीवन कारावास में कौन जो है मरा था इसमें से? तो जतिन दास जो थे, कौन? जतिन दास। तो जतिन दास साहब भूख हड़ताल से अपना प्राण त्याग दिए थे, भूख हड़ताल से। ठीक है, चंद्रशेखर साहब मुठभेड़ में अपने आप को गोली मार लिए थे। भगत सिंह जी को फांसी हुई थी और कल्पना दत्त जो है इनको आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई थी। तो इसका आंसर होगा बी पार्ट। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय हीनयान से संबंधित है? सौतांत्रिक,
माध्यमिक, विज्ञानवाद और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें से बताइए कि कौन सा संप्रदाय हीनयान। तो हीनयान कहाँ से आया है? तो ये जैन धर्म को दो भाग में बांट दिया गया, हीनयान, ठीक है, और महायान में, हीनयान और महायान में, ठीक। तो ये जो है सौतांत्रिक हीनयान जो है ये सौतांत्रिक और वैभाषिक में टूटे थे, सौतांत्रिक एंड वैभाषिक में। और जो महायान है वो संप्रदाय माध्यमिका और विज्ञानवाद में है। महायान निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए असत्य कथन पर यहाँ पर असत्य कथन बताना है। मिजोरम और नागालैंड में लोकसभा सीटें समान हैं। सभी केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा सीटें समान हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें सर्वाधिक है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बताइए कि असत्य कथन बताना है, तो कौन सा सही होगा इसमें से? इसमें से सही हो जाएगा बी पार्ट। सभी केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा सीटें समान नहीं हैं, असमान हैं, आप भी जानते हैं। इंडियन मुसलमान नामक पुस्तक किसने लिखी थी? सर सैयद अहमद खां, थियोडर बेक, विलियम बेंटिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इंडियन मुसलमान नामक पुस्तक जो लिखी थी वो लिखी थी किसने? एक ब्रिटिश अधिकारी था, विलियम हंटर। क्या नाम था? विलियम हंटर ने, विलियम हंटर, इसने लिखी थी इस पुस्तक को, ठीक है। और तो हमारा आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। कोरल सागर जहाँ अवस्थित है? ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में, उत्तरी अमेरिका के पूर्व में, दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में। ओके, अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान का निर्वाचन होता है पंचायत की सीमा क्षेत्र में निवास करने वाले सभी वयस्कों द्वारा। पंचायत देखते हैं कितने मिनट का हो गया, 40 मिनट का हो गया। अब हम जो है अगला जो एक क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, इस 76 से लेकर 150 तक जो क्वेश्चन आएगा इसको अगले क्लास में देख लेंगे। तो फिर मिलेंगे नए क्लास में। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही हो तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दूसरे क्लास में हम जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको अटेंड करवाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।